तेजस अभय को बेहोशी की हालत में रियासत से दूर बने हुए आइलैंड पर लेकर आ गया था। वो आइलैंड रियासत का ही एक हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर तभी कोई आता था जब कोई शिकार करना चाहता था। वहाँ आने के बाद तेजस बार बार शंकर का अपमान कर रहा था, जिस कारण से वो काफी अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमित और एडवोकेट सिन्हा को पता चलता है कि शिप्रा रियासत से बाहर नहीं गई है, इसलिए उसको रियासत में ही ढूंढना होगा। एडवोकेट सिन्हा अपने हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि रियासत में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर शिप्रा को कोई छुपा कर रख सकता है। उनको अचानक कुछ याद आया और उसके बाद उन्होंने मैनेजर रवि को तुरंत ही कांटेक्ट किया। वहीं तेजस और डैनियल बात बात पर शंकर का अपमान कर रहे थे। तेजस ने उसको कहा था कि वो अभय को खाना देकर आए और साथ ही उसको फिर से बेहोश करने की दवाई भी दे दे, लेकिन शंकर उन सब की बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने कुछ सोचा और वो उस कमरे में गया जहां पर अभय को उन्होंने मोटी सी रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। शंकर खाने की थाली लेकर वहां जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि अभय वहां पर आराम से सो रहा था। उसको अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसको यकीन था कि उन्होंने अभय को वहां पर बांध कर रखा था। वो दबे पांव वापस जाने ही वाला था कि अभय ने उसको आवाज देकर कहा, आओ शंकर, घबराओ मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। शंकर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, तुम वैसे भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मुझे कुछ हुआ तो तेजस तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसका आदमी हूँ। और तुमको किसने खोला? ये सुनते ही अभय ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, ऐसी कोई रस्सी नहीं है शंकर जो अभय को बांध सके। और तुम तेजस को अपना कहते हुए किसको समझा रहे हो शंकर? तुम भी जानते हो कि तेजस तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। वो तुम्हारा कुछ देर पहले भी अपमान ही कर रहा था। तुम कैसे इंसान हो? इतना अपमान होने पर भी तुम्हारा खून नहीं खौलता? शंकर ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, तुम मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो। तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? अगर अब एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मेरी रामपुरी से तुम्हारी अतड़ियां खोल कर रख दूंगा, समझे? मुझे कम आंकने की कोशिश मत करना। अभय ने वहां पर रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं नहीं, तेजस तुमको कम आंक रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम उसके साथ काम ही क्यों कर रहे हो? तुमको निखिल ने दिल्ली में बुलाया था, अब वो खुद गायब हो गया, फिर तुम तेजस के साथ काम कर रहे हो और वो तुम्हारी हर पल इंसल्ट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और तुमको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। शंकर ने एक आखिरी ट्राई करते हुए कहा, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम भूल कर भी ऐसा सोचने की कोशिश मत करना। मैं नमक हराम नहीं हो सकता। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम नमक हराम हो? तुमको जो पैसे देगा तुम उसके लिए काम करोगे। अब तुमको मैं पैसे दूंगा तो तुम मेरे लिए काम करोगे। तो ये तो नमक हलाली नहीं हुई ना? शंकर ने 2 पल के लिए सोचा और बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभय ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुमको मुझे बताना होगा कि तेजस क्या कर रहा है और उसका अगला कदम क्या होगा। मुझे कुछ फोन करने हैं तो तुमको मेरे लिए एक फोन का इंतजाम करना होगा। शंकर ने मुंह बनाते हुए कहा, तेजस की खबर तो तुमको मैं दे दूंगा, लेकिन इस आइलैंड में फोन कहाँ से ला कर दूं? मैं तो खुद यहाँ पर कुछ नहीं जानता। ये सुनकर अभय ने हंसते हुए कहा, शंकर, तुम छोटे शहर के मासूम इंसान ही रहोगे। अरे भाई, मेरा फोन तेजस ने लिया है ना, बस वो ही मुझे ला कर देना होगा और कुछ नहीं। और साथ ही तुमको तेजस को बताना होगा कि मैं अभी भी बेहोश ही हूँ। शंकर को अचानक कुछ याद आया और वो बोला, मैं कब से पूछना चाह रहा था कि तुमको मैंने बेहोशी की दवाई दी थी तो तुम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? अभय ने उसको देखा और फिर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसके नजदीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे भाई, तुम जिस खाने की बात कर रहे थे उसको तुमने चेक किया था कि वो मैंने खाया भी था या नहीं? वो खाना अभी भी वहाँ के डस्टबिन में पड़ा हुआ होगा। जब मैंने खाया ही नहीं तो बेहोश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शंकर ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, इसका मतलब हम सब जो भी बात कर रहे थे तुम वो सुन रहे थे? अभय ने आंखें घुमाते हुए अपने हाथ एक दूसरे पर रखे और हाथ मसलते हुए बोला, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। और हाँ, तुम अभी भी जो खाना लेकर आए हो वो कहीं जाकर गायब कर दो।
और कह दो कि मैंने खा लिया है। अभय ने अपने शरीर की तरफ देखते हुए कहा, इस शरीर पर मैंने बहुत मेहनत की हुई है। अगर कुछ दिन भी मैंने नहीं खाया तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब बस तुम इतना ध्यान रखो कि हम दोनों की जो बातचीत हुई है उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। बाकी तुमको मेरी मदद करने का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, तुम इस बात पर विश्वास रखो। वही रियासत में एडवोकेट सिन्हा ने मैनेजर रवि को बुलाया और कहा, सुमित और विनीत रियासत का कोना कोना छान रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी लीड नहीं मिल रही है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि शिप्रा हमारे आसपास ही कहीं पर होगी, यानी हो सकता है कि वो महल के किसी हिस्से में हो। रवि ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? महल के सभी हिस्सों में सीसीटीवी लगा हुआ है। आप जानते हैं कि जब से शिप्रा की कोई खबर नहीं मिली है तब से हम बहुत ही सावधानी से सब कुछ चेक कर रहे हैं। सिन्हा साहब ने कहा, हाँ लेकिन कुछ तो छूट ही रहा है। मैं सुमित और विनीत को वापस आने के लिए कहता हूँ और हम वापस से सारा फुटेज देखते हैं, शायद कोई बात सामने आ जाए। इतना कहने के बाद उन्होंने तुरंत ही सुमित और विनीत को वापस बुलाया और वो सब मिलकर कंट्रोल रूम में गए और बारीकी से एक एक स्क्रीन को देखने लगे। जब वो तहखाने के पास वाले फुटेज को देख रहे थे तो उनको ध्यान आया कि कुछ पार्सल वहां पर रखवाए जा रहे थे। सिन्हा साहब ने रवि से पूछा, इस समय रियासत में क्या सामान आया है और वो भी तहखाने में रखवाने जैसा? रवि ने एडमिन डिपार्टमेंट में इस बात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सर हमको इस बात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनते ही एडवोकेट सिन्हा ने कहा, आप लोग सबसे पहले जाकर इसको चेक करिए, तब तक मैं बाकी के फुटेज देखता हूँ। सुमित और विनीत रवि को साथ लेकर जैसे ही आगे बढ़ने को हुए तो सिन्हा साहब ने उनको रोकते हुए कहा, आप लोग ऐसे निहत्थे मत जाइए, सिक्योरिटी को साथ लेकर जाइए ताकि अगर कोई मुश्किल आए तो आप लोग डील कर सकेंगे। रवि ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी वहां पहुंच ही रहे होंगे। अगर हमारी नाक के नीचे इस तरह का काम हो रहा है तो हमको इसकी छानबीन करनी ही होगी। शिप्रा यहाँ नहीं भी मिली तो भी ये जो पार्सल आए हैं इसकी एंट्री क्यों नहीं हुई है ये भी देखना ही पड़ेगा। दरअसल ये सारा सामान तेजस का ही था। उसके काले धंधों से जुड़ा हुआ सामान वो छुपा कर तहखाने में रखवा देता था और जब जरूरत पड़ती थी तो इस प्रकार वो डिलीवरी करवा देता था। तहखाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, इसलिए वहां होने वाली गतिविधियों पर भी किसी की नजर नहीं पड़ी थी। आज जब वो लोग शिप्रा को ढूंढ रहे थे इसलिए उनकी नजर वहां पर पड़ी थी। तेजस ने ये कहते हुए उन कैमरों को बंद रखने के निर्देश दिए कि वहां वैसे भी कोई आता जाता नहीं है तो क्या करना है। जब सुमित और विनीत रवि के साथ तहखाने की तरफ जा रहे थे तभी वहां उनको कुछ लोग होने का शक हुआ तो रवि ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और अपना फोन निकालकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वालों से कहा, तहखाने की तरफ कुछ और लोगों को भेजो, मुझे यहाँ की एक्टिविटी पर संदेह हो रहा है। जब तक सिक्योरिटी के लोग वहां नहीं आ गए तब तक वो सभी लोग बाहर की तरफ ही रुके हुए थे। जब सिक्योरिटी वाले हथियारों से लैस कमांडो वहां पर आए तो सुमित ने उनसे कहा, रवि अंकल, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? रवि ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी हम नहीं जानते कि वहां पर जो रखा है उस सामान में एग्जैक्टली क्या है। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। आज हमने वहां का फुटेज देखा है, पता नहीं वहां और क्या होगा। अगर वहां पर कुछ लोगों के पास हथियार रहे और कुछ अनहोनी हो गई तो मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद रवि ने उन कमांडो को आगे जाने के लिए कहा तो सुमित बोला, मैं भी इनके साथ जाता हूँ। तो रवि ने उसको कहा, नहीं सुमित, जब तक कमांडो गो हेड का इशारा नहीं करते तुम कहीं नहीं जाओगे। वहां पर उपस्थित कमांडो ने अपनी अपनी गन संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे बढ़ रहे थे तब वहां सभी की धड़कनें काफी तेज हो गई थी क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है और तहखाने में उनको क्या देखना पड़ेगा। उनको सिर्फ कुछ पार्सल वहां आते हुए दिखे थे। विनीत सुमित से कह रहा था, शिप्रा भाभी अगर यहाँ अभी नहीं मिली तो हम उनको कहाँ पर तलाश करेंगे। हमने रियासत का चप्पा चप्पा छान लिया है लेकिन अभी तक तो शिप्रा भाभी का कोई पता नहीं चल पाया है। सुमित ने उसको शांत करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लीड जल्दी ही मिल जाएगी। एक बार शिप्रा का पता चल गया तो अभय के बारे में भी जल्दी पता चल जाएगा।
विनीत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन को देखकर सुमित बोला, तुम अभी तक अभय को जानते नहीं हो। वो किसी न किसी तरीके से शुभ्रा की खबर निकलवा लेगा। विनीत ने कहा, आप वाकई अभय भाई को मुझसे ज्यादा जानते हो, इसलिए मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो कदम कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चल रहे थे। पहले एक कमांडो आगे जाता, फिर वो इशारे से अपने साथियों को आगे बुलाता था। इस तरह वो आगे बढ़ रहे थे। सुमित और विनीत महल के पीछे बने हुए तहखाने के बाहर रवि के साथ खड़े हुए थे। रवि ने उनको सिक्योरिटी के कारण आगे जाने से मना कर दिया था। जब वो लोग आगे बढ़े और तहखाने के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। कमांडो को देखते ही उन लोगों की घिघी बंद गई और वो एकदम घबरा गए और उनके पास जो हथियार थे उससे वो हमला करने लगे। लेकिन कमांडो के आगे उन लोगों की एक भी न चली और जल्दी ही वहां पर उपस्थित लोग घायल हो गए। उसके बाद वहां की पूरी तलाशी ली और जब कोई और आदमी वहां उनको नहीं दिखा तो उन्होंने ऑल ओके का इशारा किया। तो रवि के साथ बाकी लोग भी आगे आए और उन्होंने तहखाने में प्रवेश किया। वहां पर कई सारे बॉक्सेस रखे हुए थे। सब लोग बॉक्स के बीच में जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां पर सीलन की स्मेल भी आ रही थी। तभी सुमित की नजर वहां पर रखे हुए एक बड़े से बक्से पर गई, तो वो तेजी से आगे बढ़ते हुए वहां पर गया और उसने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो घबराहट के मारे एक झटके से पीछे हटा और वो विनीत और रवि को आवाज देने लगा। सुमित ने ऐसा क्या देखा था उस बॉक्स में? अब है शंकर के साथ मिलकर क्या नई चाल चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताएं।